बांग्लादेश इतिहास गवाह है कि ये देश हमेशा से हमारा सबसे शांत और भरोसेमंद पड़ोसी माना जाता रहा है। लेकिन अचानक से ढाका के राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी क्यों छा गई है? आखिर भारत की अंदरूनी राजनीति को लेकर वहां एकाएक इतनी हलचल और इतनी चर्चा क्यों शुरू हो गई है? इस पूरी बेचैनी के पीछे छुपे हैं कुछ बेहद संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे। बॉर्डर सिक्योरिटी, तीस्ता नदी का पानी और अवैध घुसपैठ। यकीन मानिए, ये सिर्फ राजनीतिक शब्द नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो इस पूरे रीजन की कूटनीति को किसी भी वक्त भड़का सकती हैं। और इन सब के ठीक पीछे बहुत ही खामोशी से अपना जाल बिछा रहा है एक और बड़ा खिलाड़ी, ग्लोबल सुपर पावर चीन, जो इस पूरे तनाव का फायदा उठाकर बहुत ही चालाकी से यहां अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आज का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, क्या साउथ एशिया में एक नया और बेहद खतरनाक जियोपॉलिटिकल पावर गेम शुरू हो चुका है? क्या भारत अपनी पुरानी नीतियां छोड़कर कोई बहुत बड़ा और आक्रामक कदम उठाने वाला है? आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम साउथ एशिया के इस विशाल रणनीतिक चेस बोर्ड को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच बदलता हुआ ये शक्ति संतुलन सिर्फ इन दो देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द इनविजिबल बॉर्डर कनेक्शन। क्योंकि इस रीजन की पॉलिटिक्स को समझना है ना, तो सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें देखना काफी नहीं है। हमें समझना होगा इस इलाके की स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी, यानी रणनीतिक भूगोल को। देखिए, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ एक तार की बाड़ तक सीमित बिल्कुल नहीं है। ये नदियों के पानी के बंटवारे, व्यापार के रास्तों और हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी का एक पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। मतलब अगर एक तरफ पत्ता भी हिलता है तो उसकी सीधी आहट दूसरी तरफ महसूस की जाती है। और यही वजह है कि भारत की अंदरूनी राजनीति सीधे तौर पर इस इकोसिस्टम पर असर डालती है। सोचिए, अगर बॉर्डर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सख्त होते हैं या फिर इलीगल घुसपैठ पर रुख और ज्यादा कड़ा कर दिया जाता है, तो जाहिर है नीतियां बदलेंगी। और ढाका इसी बात को लेकर नर्वस है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की इन नई प्राथमिकताओं का असर उनके देश पर क्या होने वाला है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट पर, तीस्ता रिवर फैक्टर। ये मामला सिर्फ पानी बांटने का नहीं है, ये कूटनीतिक पावर का एक बहुत बड़ा खेल है। यहां दोनों देशों के लक्ष्य एकदम आमने सामने हैं। बांग्लादेश चाहता है कि किसी तरह बस एक भरोसेमंद वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। वहीं भारत के नजरिए से देखें तो ये भविष्य की किसी भी बातचीत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लेवरेज है। भारत की मजबूत राजनीतिक स्थिति इस डील में उसका पलड़ा काफी भारी कर देती है। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे तीसरे चैप्टर पर, चीन की बढ़ती परछाई। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं है। चीन बहुत ही खामोशी से लेकिन तेजी से बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कैसे? 3 मुख्य रास्तों से। रणनीतिक बंदरगाहों का विकास करके, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेतहाशा पैसा बहाकर और बहुत गहरे आर्थिक निवेश के जरिए। बीजिंग को बहुत अच्छे से पता है कि अगर बांग्लादेश पूरी तरह भारत के साथ चला गया तो साउथ एशिया में चीन का दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। तो इस पूरी सिचुएशन का सार कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश पूरी तरह निर्भर होने से बचने के लिए 2 महाशक्तियों के बीच एक बारीक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ भारत की ऐतिहासिक और भौगोलिक ताकत है, तो दूसरी तरफ चीन का लुभावना पैसा। हमारा चौथा चैप्टर है पाकिस्तान से सबक। अब आप सोच रहे होंगे कि ढाका हर कदम इतना फूंक फूंक कर क्यों रख रहा है, तो इसका जवाब उनके पड़ोस में ही मौजूद है। कोई भी देश तब बर्बादी की कगार पर पहुंचता है जब वहां ये 3 लक्षण दिखने लगे: बहुत गहरे आर्थिक संकट, कभी भी बदल जाने वाली राजनीतिक उथल-पुथल और विदेशी कर्ज पर हद से ज्यादा निर्भरता। पाकिस्तान का हाल आज हम सब देख रहे हैं। विदेशी निर्भरता का क्या अंजाम होता है, ये दुनिया के सामने एक खुली चेतावनी है। और बांग्लादेश हर हाल में इस अस्थिरता के जाल में फंसने से बचना चाहता है। अब आते हैं हमारे 5वें चैप्टर पर, भारत का जियोपॉलिटिकल राइज। बांग्लादेश की इस पूरी चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस क्षेत्र का शक्ति संतुलन अब पहले जैसा रहा ही नहीं। जरा 2010 के भारत को देखिए और आज के भारत को देखिए, दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क है। एक वक्त था जब भारत सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करता था, लेकिन आज
आज का भारत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मिलिट्री के मामले में कॉन्फिडेंट है और जियोपॉलिटिक्स में बेहद अग्रेसिव और असर्टिव हो चुका है। और इस नए कॉन्फिडेंस का सबूत है हमारी ये बड़ी रणनीतियां। क्वाड गठबंधन में भारत का अहम रोल होना, मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाले बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और इंडियन ओशन में भारत की लगातार बढ़ती ताकत, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं है, भारत अब सक्रिय रूप से इस खेल के नियम तय कर रहा है। तो आगे क्या? ये हमारा आखिरी चैप्टर है, साउथ एशिया का भविष्य। आने वाले समय में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी। भविष्य के नए युद्ध क्षेत्र होंगे रणनीतिक बंदरगाहों और नदियों पर कंट्रोल, ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर पूरा दबदबा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत और सबसे जरूरी, देश के अंदर की राजनीतिक स्थिरता। जो भी इन मोर्चों पर जीतेगा वही साउथ एशिया का असली लीडर होगा। तो लब्बो-लुबाब यह है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पड़ोसी नहीं रहा। भारत तेजी से एक ऐसी सुपर पावर बन रहा है जो पूरे के पूरे महाद्वीप का भविष्य तय कर रही है। ढाका की बेचैनी का असली कारण यही है कि उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब चीजों को आकार देता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या साउथ एशिया में पावर का ये बैलेंस अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? क्या ये क्षेत्र दुनिया का सबसे अहम और ताकतवर रणनीतिक केंद्र बन जाएगा? इस तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल गेम पर पैनी नजर रखना अब हम सब के लिए बेहद जरूरी हो गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।